समुच्चय को एक बार हम फिर से समझेंगे। समुच्चय या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेट। तो देखिए, कोई भी ग्रुप, जैसे हमने क्लास 11th का मैथ्स का ग्रुप बनाया, ठीक है, ये आपका क्या है, एक ग्रुप है जिसमें कौन से बच्चे हैं, इस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कहलाएंगे एलिमेंट्स। हिंदी में हम कहते हैं इन्हें अवयव। तो ये क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। यानी कि एक ग्रुप बनाया हमने जिसमें क्लास 11th के मैथ्स के बच्चे हैं, तो वो कहलाएगा एक सेट। वही ग्रुप क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा, जिसके अंदर बच्चे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे, और हिंदी में हम उनको कहते हैं अवयव। यानी भी आप कोई भी ग्रुप लेते हैं, उसके अंदर जो आपने एलिमेंट्स रखे हैं या अवयव रखे हैं, उसको आप अच्छे से क्या कर पाते हैं, बता पाते हैं, परिभाषित कर पाते हैं कि वो क्यों एक ग्रुप में रखे गए हैं, तो वही एक सेट कहलाता है। या दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, कुछ पेंसिल्स जमा कर ली, जो कि क्या है, ब्लू कलर की हैं। सपोज़ वो दिखने में कैसी है, ब्लू कलर की है, और पेंसिल है वो आपने जमा कर ली। उनका एक क्या कर लिया आपने, कलेक्शन बना लिया, संग्रह कर लिया। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ का आप ग्रुप बना रहे हैं, उसको आप बता पा रहे हैं कि आपने कि वो क्यों बनाया है, तो वही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। यानी कि आप उसकी गुण को बता पा रहे हैं कि आपने एक ग्रुप बनाया है तो क्यों बनाया है, उसे हम सेट कहते हैं। या इसको हम गणित की परिभाषा में कहें, जो सेट की आपकी परिभाषा है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं। ये देखिए, वस्तुओं में कोई भी चीज़ें आ सकती हैं, मतलब व्यक्ति भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं। उसका आप क्या कर रहे हैं, संग्रह यानी कलेक्शन कर रहे हैं। संग्रह को हम कलेक्शन कहते हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, जैसे पेंसिल्स हैं तो ब्लू कलर की हैं, और यहाँ पे 11th के बच्चे हैं तो वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सब सेट कहलाते हैं। अब इसकी आपको मैथ्स में क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मैथ्स में आपको पता है कि आपके पास अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैथ्स में आपको उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना होता है। जैसे हम क्या लेंगे, जैसे सम संख्याओं का समुच्चय, आपको पता है सम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याओं का समुच्चय, आपको पता है विषम संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याओं का समुच्चय, आपको पता है ये सब सारी संख्याएं क्यों अलग अलग हैं। और जैसे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये आपको पता है 2 से शुरू होती हैं, 4 एंड सो ऑन तक जाएगी। ये आपको पता है 1, 3 सो ऑन तक जाएगी। भाज्य संख्याएं यानी कि जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 4 है माना, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कहते हैं हम इनको। 4 हो गया, जैसे आपका 6 हो गया, जैसे 8 हो गया। इनके गुणनखंड क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया। इनके गुणनखंड हम करेंगे तो क्या होंगे, 1 और 2। 3 के करेंगे तो क्या होंगे, 1 और 3। 5 के करेंगे तो क्या होंगे, 1 और 5। तो हमको क्या बनाने पड़ रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स बनाने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमको समुच्चय की आवश्यकता मैथ्स में पड़ती है। अब इसका निरूपण कैसे किया जाता है, इसका हम निरूपित कैसे करेंगे किसी भी समुच्चय को। तो माना यही है आपका, जैसे सम संख्याओं का समुच्चय आपको निरूपित करना है, तो आप लिखेंगे a = ये इसका लिखने का तरीका है, मझला कोष्ठ लगाएंगे आप। स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि सम संख्याओं का समुच्चय है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, इसकी कोई लिमिट नहीं बांधी है कि नंबर यहाँ तक है, तो ये अनंत तक जाएंगे। अब ऐसे ही माना विषम संख्याओं का समुच्चय है, इसे हम किससे लिख लेते हैं, माना b से लिख लेते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, b =
1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या है, समुच्चय को लिखने का तरीका है। आप समुच्चय को हमेशा ऐसे लिखेंगे और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स, इनको इस प्रकार लिखेंगे। जितने एलिमेंट्स हैं ऐसे कॉमा करके बीच में उनके, ये समुच्चय को लिखने का आपका तरीका है। जैसे आप एग्जाम्पल लेंगे A, E, I, O, U, ये आपका क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, आपको मालूम है। तो आप इसको लिखेंगे, या वाउल्स हम कहते हैं इंग्लिश में, V इज़ इक्वल टू, माना आप V से डिनोट कर रहे हैं तो मंझला कुष्ठ लगाएंगे A, E, I, O, U। तो इस प्रकार से इस समुच्चय को लिखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें नोट करनी है, मतलब नोट है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। पहला क्या, एक तो समुच्चय का क्रम आपका आप मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। समुच्चय का जो क्रम है, इसी अंग्रेज़ी वर्णमाला के स्वरों को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। माना आपने I पहले लिख दिया, O पहले लिख दिया, U, फिर आपने A और E लिख दिया, तो ये दोनों समुच्चय समान कहलाएंगे। V इज़ इक्वल टू V। क्रम आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ का एलिमेंट आपने यहाँ लिख लिया, यहाँ का यहाँ लिख लिया, लेकिन एलिमेंट्स उतने ही होने चाहिए। जैसे यहाँ 5 हैं, A, E, I, O, U, पूरे आ गए वाउल्स। यहाँ भी A, E, I, O, U है, यहाँ क्रम से लिखे हैं, यहाँ मैंने इनका क्रम आगे पीछे कर दिया, लेकिन ये दोनों समुच्चय ही कहलाएंगे। और किसके समुच्चय कहलाएंगे, अंग्रेज़ी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय कहलाएंगे। एक दूसरी आपकी यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि समुच्चय में कोई भी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता है, दोबारा नहीं आएगा। जैसे माना कोई भी आप वर्ड ले लीजिए, जैसे इंग्लिश से समझ लीजिए क्लास, CLASS, क्लास माना कोई वर्ड है, आपको उसका समुच्चय लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। माना आपने A से निरूपित किया इसके समुच्चय को, तो आप लिखेंगे, अब ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, आप इसको समुच्चय की तरह निरूपित कर रहे हैं, तो आप लिखोगे C, L, A, S। अब ये जो दूसरा S है ये आप रिपीट नहीं करेंगे, ये जो दूसरा S है आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो क्लास का समुच्चय आपका होगा A इज़ इक्वल टू CLAS, इस प्रकार से। या दूसरी भाषा में आप समझिए, माना स्कूल है, SCHOOL, तो इसको माना आपने समुच्चय की परिभाषा में लिखा, तो आप इसको ऐसे करेंगे, S आ गया आपका CHOOL। यहाँ पर आप O को दोबारा नहीं लिखेंगे जब आप इसका समुच्चय लिख रहे हैं। यहाँ पर भी आप S को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि आप अभी समुच्चय बना रहे हैं इसका। ये शब्द क्लास के अक्षरों का समुच्चय कहलाएगा, ये शब्द स्कूल के अक्षरों का समुच्चय कहलाएगा। तो ये दो ध्यान देने बातें हैं इसमें समुच्चय के निरूपण में। इसके आगे अब हमने पढ़े थे समुच्चय को निरूपण करने की विधियाँ। दो विधियाँ थी आपकी इसकी समुच्चय को निरूपण करने की, तो इसको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट थी आपकी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, और सेकंड थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर माने आपका सारणीबद्ध रूप, हिंदी में था आपका सारणीबद्ध रूप, और ये था समुच्चय निर्माण रूप। तो ये समुच्चय को निरूपित करने का आपके दो मेथड्स हैं, तो इसको आप समझेंगे। देखिए, समुच्चय का सारणीबद्ध रूप क्या होता है, सिंपल भाषा में आप समझिए। जैसे आपको मैंने बताया कि अंग्रेज़ी वर्णमाला के स्वर, तो A इज़ इक्वल टू AEIOU, ये कहलाएगा आपका रोस्टर फॉर्म सिंपल लैंग्वेज में। अब इसी को हम समुच्चय निर्माण में अगर करेंगे तो हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू X
सच दैट एक्स। देखिए इस एलिमेंट को आप क्या बता रहे हैं कि ये क्या है, तो इसलिए हम इसको दूसरे एलिमेंट में ले लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का, ये मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो जब आप इसी को इस प्रकार लिखेंगे तो ये आपका कहलाएगा समुच्चय निर्माण रूप, क्योंकि आप इसके बारे में बता रहे हैं कि ये ग्रुप क्यों बना है। तो ये क्या कहलाएगा, समुच्चय निर्माण रूप। और सारणीबद्ध रूप यानी कि आप इसमें क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स बताएंगे कि एलिमेंट्स क्या क्या है उस समुच्चय के अंदर। इसमें आप और एग्जाम्पल्स की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे ए इज़ इक्वल टू, माना आपका कोई समुच्चय है 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, माना ये आपकी क्या है, संख्याएं हैं, ये अनंत तक जा रही हैं, 1 3 5 7 9। तो अब आप देखिए फिर ये कैसी संख्याएं हैं, ये आपकी क्या है, विषम संख्याएं हैं और क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसको आप कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कॉमा विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये क्या हो गया आपका समुच्चय को निरूपण करने की दो विधियां हो गई, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म माने जब आप क्या कहेंगे, एलिमेंट्स को बताएंगे कि उस समुच्चय के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म। और जब हम उसी को परिभाषा में निरूपित करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आज आप इतना समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।